अब रोमन रेंस का रिटर्न हुआ है तो सोशल मीडिया पर नंबर्स भी कुछ खतरनाक वाले तो ड्रॉ होने ही थे। तो पता ये चला कि उनके रिटर्न के 12 घंटों के अंदर जो पूरे सोशल मीडिया पर डब्ल्यूडब्ल्यू को व्यूअरशिप आई है वो 53 मिलियन के आसपास है। इवन अगर आप जाके इंस्टाग्राम पे अकाउंट भी देखोगे डब्ल्यूडब्ल्यू का, तो जहाँ पे भी रोमन रेंस का मेंशन है वहाँ पे जो व्यूअरशिप है वो काफ़ी अच्छी खासी है। इवन अब तो आप इंडिया में भी बोल सकते हो कि जो यूट्यूब पर जो कंटेंट है वो अनब्लॉक हो चुका है जब से ये सोनी से नेटफ्लिक्स के ऊपर है, तो वहाँ पे भी जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा देखे जा सकते हैं। ये होना भी था। और मेरे को ये देख के ये भी याद आया कि कितना ऐसा टाइम हो गया था ना, बहुत टाइम से हमने ये नहीं सुना था कि यार कितने बड़े नंबर्स ड्रॉ हुए हैं, अरे 12 घंटों में 24 घंटों में ये हो गया। तो इसी से ये पता चल रहा है कि पिछले कुछ टाइम से कुछ ऐसा हो भी नहीं रहा इतना कोई बहुत ज़्यादा हाइप या बज़ क्रिएट करने वाला जैसा मूवमेंट। और आप साफ साफ डिफरेंस फील कर सकते हो कि जो मैं बात बोलता हूँ ना कि ठीक है पूरा शो अच्छा है, लेकिन अगर उसमें एक वाओ फैक्टर है तो फिर वो सारी ही फीलिंग चेंज कर देता है। तो वो चीज़ आपको रोमन रेंस के रिटर्न के बाद फील हो गई होगी। और ये सिर्फ किसी एक सुपरस्टार की बात नहीं हो रही है, ये उस सुपरस्टार की बात हो रही है जिसकी वजह से पिछले कुछ टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यू चली है। तो डिफरेंस होता है ये बोलने में कि सिर्फ किसी एक बंदे पर डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी टिकी है और उसी के अराउंड एंटरटेनमेंट है, और दूसरा ये कि उस एक बंदे की वजह से जो कंपनी है पिछले कुछ सालों में किस तरीके से ग्रो करी है। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। भाई गले की अब और ज़्यादा बैंड बज गई है, तो बहुत ही धीरे धीरे से ही मैं बात करने वाला हूँ, तो उसको देख लेना। होपफुली कल परसों तक मैं पूरी तरीके से फिट हो जाऊँ। अब गोल्डबर्ग की रिटायरमेंट हो चुकी है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद की बहुत सारी उन्होंने बातें बोली हैं जो कि कॉन्ट्रोवर्शियल हैं। और अब लोगों को इससे प्रॉब्लम हो रही है कि भाई अब रिटायर हो तो गया ना, तो क्या तुझे इतनी जो फालतू की बकवास है वो करने की ज़रूरत है। तो क्या बोला उन्होंने, अलग अलग चीज़ों के बारे में अलग अलग ओपिनियन है उनके। सबसे पहले उन्होंने ये बोला कि मुझे अच्छा नहीं लगा डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से ऐसा कि इन्होंने मेरा रिटायरमेंट तो करा, लेकिन इन्होंने सिर्फ इसको 3 हफ्तों का ही टाइम दिया। इसको तुम जनवरी के आसपास से बिल्ड कर सकते थे, उसके बाद जब मैं वापस आता तो उसकी एक अलग फीलिंग होती। तो ये एक सॉरी वापस आता नहीं, वहाँ से अगर मैं पूरा बिल्ड करता तो उसकी अलग फीलिंग होती। फिर दूसरी चीज़ जिसके ऊपर उन्होंने कॉमेंट किया वो है कि भाई तुम मुझे पहले ये बताओ कि मेरे जो रिटायरमेंट स्पीच है उसमें कट भी लगे थे। और ऐसा नहीं कि गोल्डबर्ग ने खुद आके ऐसे क्राई बेबी की तरह बोल रहे थे, एरियल हिलवानी के शो पर वो थे और उन्होंने ही वैसे सवाल पूछे। और एक अच्छे इंटरव्यूअर का यही काम होता है कि बर्निंग क्वेश्चन या फिर कंट्रोवर्शियल चीज़ें निकालना जिसमें वो सक्सेसफुल रहे। और उन्होंने बोला कि मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने ऑन पर्पस किया है, लेकिन हाँ अगर अंडरटेकर होता या फिर जॉन सीना होता तो फिर शायद डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ऐसा नहीं करते, ये उन्होंने बोला। और इस बात पे अगर वो फिर से बोलते हैं कि देखो मैं ये बातें बोल नहीं रहा, तुम मेरे से पूछ रहे हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है यहाँ पे। लेकिन ऑब्वियसली सारी जो दिल की बातें हैं वो उनकी बाहर आ गई। फिर एक तीसरी चीज़ के ऊपर उन्होंने और कॉमेंट किया जहाँ पे उनसे पूछते हैं कि यार जिस तरीके से सारी चीज़ों में तुम सेटिस्फाइड हो। गोल्डबर्ग ने बोला नहीं यार उतना सेटिस्फाइड तो नहीं हूँ। और वो इसके पीछे थोड़ा सा रीज़न ये भी बोलते हैं कि मैं कोई डब्ल्यूडब्ल्यू गाय नहीं था, शुरू से मैं WCW गाय था। तो इस चीज़ के ऊपर भी उन्होंने थोड़ा सा भार दिया। भाई एक सेकंड निकाल के बस ये चेक कर लो कि नीचे वो सब्सक्राइब बटन आपने दबाया या फिर नहीं, क्योंकि मैंने कल ही स्टैट में जाके देखा कि बहुत सारे लोग वीडियोस तो देख रहे हैं डेली, लेकिन उनको याद ही नहीं कि उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो थोड़ा सा अच्छा लग जाएगा। और भाई डेली वीडियोस यार आती हैं चैनल पे, तो इतना थोड़ा सा कर दोगे तो अच्छी बात है, मतलब बुराई तो कुछ नहीं है इसमें। एंड सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या तुम्हें ये चीज़ ज़्यादा पसंद आती अगर तुम्हारा रिटायरमेंट मैच किसी PLE में प्रीमियम लाइव इवेंट में होता। तो उन्होंने बोला 100% एब्सोल्युटली येस। वो कहते हैं कि मतलब ऑब्वियसली वो SNME की वजह से बहुत सारे उसमें कमर्शियल्स आए और उसने कई जो ऐसी चीज़ें हैं जो मज़ा है उसको ख़राब कर दिया। पता है लोग इसको किससे लिंक कर रहे हैं, लोग इसको लिंक कर रहे हैं इस चीज़ से कि भाई अच्छा तुम्हारा रिटायरमेंट मैच ऐसा हुआ तो अगर इन्होंने जॉन सीना का भी SNME के अंदर करवा दिया, भाई ये तो ऐड ठोक ठोक के ही हमको पागल कर देंगे, परेशान कर देंगे। और मुझे आई थिंक अभी समझ में आ रहा है कि ये गोल्डबर्ग का जो रिटायरमेंट मैच था फाइनल, वो किसी मजबूरी में भी किया था क्या डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से। बट पहले मैं आपको ये एक फोटो दिखाता हूँ, जिस फोटो में आप देख सकते हो ये एक तगड़ा वाला चॉप जब उनको पड़ा था और वो जो हंसने वाला रिएक्शन आता है गोल्डबर्ग का। उन्होंने बोला कि मेरा इंटेंशन नहीं थी ऐसा करने की, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि चॉप्स थोड़े खतरनाक होते हैं, उतना दमदार मुझे वो लगे नहीं, तो वो मेरा थोड़ा सा कैरेक्टर ब्रेक हो गया वहाँ पे। तो वो मैंने ऑन पर्पस नहीं किया कि मैं डाउन प्ले करूँ गुंथर के मूव को। वो बच्चा है मेरे सामने और वो मेरे लिए एक बच्चे की तरह ही है और मैं उसे आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ, लेकिन वो मेरा लेजिट रिएक्शन था उस टाइम पे। तो ये गोल्डबर्ग ने उसके बारे में कॉमेंट किया।
किया। और जो मैं बात बोल रहा हूँ कि मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ पे कोई मजबूरी थी WWE की, गोल्डबर्ग किसकी वजह से मैच हुआ। देखो एसएनएमई के अंदर इनको क्या चाहिए होता है कि एक मतलब इनको आई थिंक चाहिए था सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के अंदर कोई एक बड़ी चीज़ लेके आना। गोल्डबर्ग बहुत टाइम से अपने रिटायरमेंट के लिए बोल ही रहे थे, तो इनको लगा रहा पीएलई में तो छोड़ो, एक काम करते हैं इसका रिटायरमेंट भी हो जाएगा और एक एसएनएमई भी निकलवा देंगे, क्योंकि WWE काफ़ी सारे एसएनएमई तो करवाती है। तो मुझे लग रहा है कि इन्होंने गोल्डबर्ग की कॉस्ट पे, अगर हम ये बोलें कि गोल्डबर्ग सेटिस्फाइड नहीं है अपने रिटायरमेंट जिस तरीके से गया उस तरीके से, तो उस कॉस्ट पे इन्होंने एसएनएमई निकाल दिया, गोल्डबर्ग को भी खुश कर दिया, जो कि एंड में फिर उनको इतनी खुशी वाली फीलिंग हुई नहीं। मतलब आप देख सकते हो गोल्डबर्ग जैसा बड़ा अगर नेम है तो आई थिंक उसको बहुत मेगा तरीके से दिखाया जा सकता था, बट वैसा इन्होंने दिखाया नहीं, क्योंकि शायद कभी दिखाना भी नहीं चाहते थे। और इनिशियली आपको पता होगा कि प्रॉमिस किया था गोल्डबर्ग को कि उनको रिटायरमेंट मैच मिलेगा, लेकिन फिर ट्रिपल एच के आने की वजह से चीज़ें चेंज हो गई थी। तो मुझे लग रहा है कि ये कमर्शियली कुछ दिखाना चाह रहे थे, कुछ पैसे बनाना चाह रहे थे और एसएनएमई भी भिड़वाना चाह रहे थे एनबीसी वालों को, इसीलिए ये जो रिटायरमेंट मैच है, ये मेरी पर्सनल थ्योरी है। बाकी आप इसके ऊपर जो अपने ऑनेस्ट ओपिनियन है वो बता सकते हो। आई थिंक अब थोड़ा हमको इजी हो जाना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। मेरे ख्याल से तो रिटायरमेंट अच्छा ही हुआ है गोल्डबर्ग का बाकी कंपैरिजन में। एटलीस्ट लास्ट में आकर उन्होंने मैच ऐसा डिलीवर किया कि लोग ये नहीं बोलेंगे कि इसके जो मैचेस हैं वो हमेशा 1 या फिर 2 मिनट के थे। एक सेथ रॉलिंस की पिक्चर आई है और यहाँ पर आप देख सकते हो जो क्रचेज है उसके सहारे से सेथ रॉलिंस चल रहे हैं। कुछ हमको पता चला था कि अब उनकी जो सर्जरी है आई थिंक वो भी होने वाली है, क्योंकि बर्मिंघम में जाते हैं वो अपने नहीं आई थिंक अभी तो MRI तक की बात चल रही है ना, लेकिन कुछ सीरियस है तो फिर ऑब्वियसली सर्जरी भी रिक्वायर्ड हो सकती है उसके लिए। बाकी कुछ कह नहीं सकते अभी कि उनका जो रिटर्न है वो कब तक होने वाला है। बट एक चीज़ जो पॉल हेमन ने बता दी थी मंडे नाइट रॉ में वो यही थी कि भाई अभी जो है इस बंदे के पास अगले साल जून तक का मौका है कैश इन करने के लिए। तो ये अभी रेलेवेंट सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए सेथ रॉलिंस की हेल्थ का कि वो बंदा जो है कब तक वापस आ जाएगा। पिछले कुछ टाइम से आपने नोटिस किया होगा कि अभी से 2-3 महीने पहले तो हम ट्रेविस स्कॉट के बारे में बहुत सुन रहे थे, अचानक से ट्रेविस स्कॉट गायब कहाँ हो गए हैं। तो भाई उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली है और ये स्पेशली जिनको सेलिब्रिटीज़ के WWE में आने से प्रॉब्लम है उनको बहुत सेटिस्फाई करने वाली है। तो पता ये चला कि बैक स्टेज ये टर्म के साथ एसोसिएट किया जा रहा है ट्रेविस स्कॉट को कि ये क्विक लर्नर नहीं है इस बिजनेस का। और आई थिंक ये एक रीज़न है कि हमको ट्रेविस स्कॉट इतना अब दिखाई भी नहीं दे रहे। अभी तो वो भी आया था ना कि जॉन सीना के साथ शायद वो एक टैग टीम मैच में हो सकते हैं मनी इन द बैंक में। मुझे लगता है दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं रोल प्ले करके चली गई हैं यहाँ पे। एक टाइम वो था ट्रिपल एच प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना हाइप कर रहे थे ट्रेविस स्कॉट को, बट फिर उन्होंने सोशल मीडिया पर रिएक्शन देखा और फिर जब ट्रेविस स्कॉट को देख के उनको लगा अच्छा भाई इतना तो कुछ खास मज़ा आ नहीं रहा, तो फिर उन्होंने जो प्लान्स हैं उसको भी कहीं ना कहीं ड्रॉप कर दिया। कई बार ये पैसे वैसे के चक्कर में या अपने हाईएस्ट गेट बनाने के चक्कर में या जो भी है उसमें इतने ब्लाइंड हो जाते हैं कि ये मेन जो WWE प्रोफेशनल रेसलिंग को पसंद करने का रीज़न है स्टोरी लाइन, उसको कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो शायद अब वो याद आ गया इनको कि अगर ट्रेविस स्कॉट आएगा तो भले ही वो एक अलग आई बॉस लेके आ रहे हैं, लेकिन जो करंट एग्जिस्टिंग फैंस हैं उनको कई बार इससे प्रॉब्लम हो जाती है। ब्रॉक लेसनर की डॉटर के बारे में हम लोग आए दिन बात करते रहते हैं कि उन्होंने ये रिकॉर्ड बना दिया, उन्होंने अब इसमें जो है ये रैंकिंग कर ली है, वो जो अपना स्पोर्ट वो खेलती हैं। तो अब उनके बारे में रिसेंट ये पता चला है कि उन्होंने ऑफिशियल कर दिया है अपने रिलेशनशिप के स्टेटस को, और ये कोई बंदा है जिसका नाम है ड्रू मॉस। और लोग पता है इसके बाद मतलब मैं बता के रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि लोग यहाँ कॉमेंट सेक्शन में ये लिख रहे हैं कि भाई बड़े ही जिगरे वाला बंदा है। अगर मेरे को कोई लड़की कितनी भी पसंद आ जाए ना, लेकिन अगर मुझे ये पता चले कि उसका बाप ब्रॉक लेसनर है तो भाई मैं तो उस बंदी से दूर ही रहूँगा कि अगर कहीं आगे जाके कुछ भसड़ हुई तो भैया मेरे ही कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। तो लोग ये कमेंट कर रहे हैं इसके बारे में, बट ऑब्वियसली ऐसा कुछ है नहीं। ये रिलेशनशिप वाली चीज़ अलग ही है, ब्रॉक लेसनर का बाप होना एक अलग चीज़ है। बट एक एडवांटेज है कि अगर कभी बंदे ने कुछ चुल करने की कोशिश करी तो फिर याद रहना चाहिए कि इनके पिताजी जो है ब्रॉक लेसनर है। वैसे तो पिताजी तक भी क्या ही बात जाएगी, जो डॉटर है वो खुद ही इतनी बलशाली है कि कहीं ऊनो रिवर्स ही ना हो जाए। एक बहुत ज़्यादा होलसम फुटेज आई है और ये मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। ऑब्वियसली मैं आपको स्क्रीनशॉट के थ्रू ही दिखाऊंगा क्योंकि कब कोई बंदा कहाँ से कुछ करते वो पता नहीं है। तो यहाँ पे आप देखो एक बंदा जेकब फाटू से फैनेटिक्स के इवेंट में मिलने आया था एवोल्यूशन के टाइम पे, और यहाँ पे वो बंदा बिल्कुल जेकब फाटू की तरह ही बन के आया है। और अब क्योंकि जेकब फाटू का कैरेक्टर भी बेबी फेस हो चुका है तो उनके पास थोड़ी सी फ्रीडम है कि वो अच्छा बिहेव कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो जेकब फाटू इतना खुश हो गया कि वो बिल्कुल बोराया जा रहा है, भागे जा रहा है इधर उधर। फिर उन्होंने साथ में जो फोटो है वो भी क्लिक कराई है। और सही में अगर WWE को एक कैरेक्टर भी लेके आना हो ना कि जेकब फाटू का भी कोई भैया
है बिछड़ा हुआ, तो ये बिल्कुल परफेक्ट फिट हो रहा है। बाल भी वैसे कर रखे हैं और थोड़ा सा जो बिल्ड है वो भी वैसा ही है और रिएक्शन भी ऐसा ही है, बॉडी लैंग्वेज भी जो है बिल्कुल जेकब फाल्टू की तरह लग रही है। तो एक छोटी सी वीडियो थी, तो सोचा आपके साथ भी इसको शेयर कर देता हूँ। और यही है देखो असली में एक WWE सुपरस्टार होने का मतलब। पैसे वैसे कमाना, बिजनेस तो चलो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो एंटरटेनमेंट और जो गुड फीलिंग आती है लाइफ में, वो कई सारे सुपरस्टार्स का पर्पस होता है अपने पैसे कमाने के बाद। अगर वो फुलफिल हो पा रही है तो फिर उससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। एक सार्काज़म में बहुत तगड़ी वाली पोस्ट करी, तो ये देखो जरा ये क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा ये है कि जो रॉक है उसने भी ऐसा वाला साइन किया था और फिर उसके बाद पेंटा भी ये कर रहा है। तो क्या तुम्हें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि पेंटा एक दिन जो है अनमास्क होने वाला है और उसके बाद जो बंदा निकल के आएगा वो है ड्वेन द रॉक जॉनसन। ये पता है किस वे में, जैसे जॉन सीना का ऐसा वाला साइन है और उसके बाद बैड ब्लड में रॉक ने ऐसा ही किया था। तो फिर उस टाइम पे इन्होंने कहानी वो जोड़ दी थी। भाई कितने चालाक लोग हैं, इन्होंने हमें ऐसा बताने की कोशिश कर दी थी कि जैसे कि जॉन सीना का ये जो साइन है ना, वो रॉक ने करके बैड ब्लड में ही बता दिया था कि भाई तुम्हारा जो हील टर्न है उसके पीछे मेरा एक रोल होगा। लेकिन बाद में फिर हमको वैसे भी सब पता चल, वैसे तो उस समय भी यकीन नहीं हो रहा था। मैंने आपको बताया था कि इतना कोई डीप में कैसे जा सकता है और इतना बड़ा प्लान ही बैड ब्लड से सोच के बैठे थे। लेकिन फिर बाद में खुद रॉक ने ही रिवील कर दिया। जो पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोल गए थे पार्ट ऑफ द प्लान या फिर लॉन्ग गेमर करके जो भी उन्होंने कहानी बोली थी, लेकिन बाद में फिर पता चल गया था ये तो उन्होंने उसी टाइम बैठ कर डिसाइड किया था जब इनकी टिकट जो है वो नहीं बिक रही थी। और पता नहीं यार रॉक को लेके तो अलग ही माहौल बन गया है कि अब लोग चाहते भी नहीं कि ये कंपनी में वापस आए। और रीज़न ये नहीं है कि रॉक को अब लोग लड़ते हुए नहीं देखना चाहते या रॉक और रोमन का मैच नहीं देखना चाहते। लोगों को पता चल गया कि इनका जो मेन पर्पस है वो हमको अच्छी स्टोरी देना नहीं, पहले अपने पैसे कमाते अपने आप को देखना है। और अगर वो बीच में चीज़ आड़े आ जाती है तो रिसेंटली हमने देखा है कि स्टोरी लाइन कॉम्प्रोमाइज़ होती है, तो फिर लोग कह रहे हैं भाई तुम दूर ही रहो, खाली हमारी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाएंगी, फिर कुछ होगा भी नहीं और फिर हम बोलते रहेंगे कि यार रॉक और रोमन का मैच भी हो गया और फिर उसमें कुछ मज़ा भी नहीं आया। और वैसे तो ये मैच अब लग भी नहीं रहा कि होने के चांसेस हैं, स्पेशली अब जब ये जो रोमन रेंस नाम का प्रीमियम बंदा है ये भी रॉक के नक्शे कदम पर हॉलीवुड की तरफ बढ़ना शुरू कर चुका है और वो शायद हमको बहुत जल्दी पता भी चल जाएगा। ड्रू मैकिंटायर बाज नहीं आएगा देखो सोशल मीडिया पर अपनी हरकतें करने से। अब उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की है जहां पे आप देख सकते हो ये जो दो वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट सीट्स हैं वो ऐसे आपस में लटक रही है, झूल रही हैं और उसके बाद ये आपस में टकरा रही हैं और उसमें से जो एक टॉयलेट सीट है उसके बाद वो टकरा के जो है पूरी टूटी गई है। बेसिकली वो दोनों को ही शायद या तो यहाँ पे शिट बताना चाह रहे हैं और वो दूसरे ही वे में ह्यूमरस वे में सीएम पंक को कमजोर भी बता रहे हैं। और सोचो ड्रू मैकिंटायर यहाँ उनके मजे ले रहे हैं, असली मजे तो उसके बाद फैंस ने ड्रू मैकिंटायर के ले लिए। वो बताते हैं उनको ध्यान करवाते भाई तू भ्रमित मत हो, समर स्लैम में तुम टैग टीम मैच में हो जहाँ पे तुम्हारे अगेंस्ट पे बंदा जेली रोल है और तुम्हारे साथ में लोगन पॉल है, तो तुम तो ये बिल्कुल भी मत बोलो कि गुंथर का क्या चल रहा है, सीएम पंक का क्या चल रहा है। तो अपने तो अलग ही दुनिया में रह के थोड़ा ड्रू मैकिंटायर ने वैसा उनका कैरेक्टर है ही कि वो बहुत सैवेज लगते हैं, लेकिन यहाँ पे भी समर स्लैम वाले डिस्कशन से तो अगर ड्रू मैकिंटायर दूर रहेंगे तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि जिस तरीके का मैच उनको दिया गया है। पॉल हेमन के रिएक्शन के बारे में कल ही हमने बात करी थी और उसके बाद अब WWE ने एक वीडियो भी पोस्ट करी है जहाँ पे बहुत बुरी तरीके से पॉल हेमन ओ माय गॉड ऐसे करके ओ करके चिल्ला रहे हैं और ब्रॉन ब्रेकर भी रोता हुआ बोल रहा है जब कैप्शंस आ गए कि ओ आई थॉट ही वाज डेड, मेरे ख्याल से तो अभी ये बंदा खत्म ही हो चुका था, वापस कहाँ से निकल के आ गया। थोड़ा मुझे लग रहा है कि ओवर सेल कर दिया अपने रिएक्शंस के साथ ब्रॉन ब्रेकर ने, क्योंकि वो यूजुअली ऐसा एक्सप्रेशन देते नहीं है बट फिर भी एक मूवमेंट को बड़ा दिखाने के लिए कई बार ऐसी चीज़ें कर देते हैं। और एक दूसरी भी साइड से हमको एंगल दिखा जहाँ पे रोमन रेंस का म्यूजिक बजते ही रिएक्शन पॉल हेमन के चेहरे पर ऐसा था, मतलब उससे पहले तक तो बिल्कुल बिजी है अपने काम करवाने में, कांड करवाने में, लेकिन जैसे रोमन रेंस का म्यूजिक हिट हुआ पॉल हेमन के रिएक्शंस फिर कुछ ऐसे थे। माइकल कोल की एक कमेंट्री वाली लाइन मुझे याद है जब केन वेलास्केस आए थे और वो कुछ ऐसा बोलते हैं कि लुक्स लाइक ब्रॉक लेसनर हैज सीन अ गोस्ट, ऐसा करके उन्होंने बोला था। तो वो रिएक्शन वो वाली लाइन थोड़ा यहाँ पे फिट कर सकते हैं। पहले OTC वाला नेम निकल के आया और उसके बाद OTC 1 आ चुका है। अब लोगों को OTC 1 वाले नाम से प्रॉब्लम हो रही है बट क्या कौन है इसके पीछे क्रिएटिव बंदा जो कि इस OTC 1 वाले नेम के साथ आया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि भाई ट्राइबल चीफ पहले ट्राइबल चीफ था, फिर तुमने उसको TC किया, फिर OTC किया। OTC 1 करने का क्या मतलब है, क्योंकि इसका सेंस तो बन नहीं रहा, क्योंकि फिर सवाल यह है कि क्या कोई OTC 2 भी है, क्या कोई OTC 3 भी है। लेकिन मैं अभी इसके ऊपर इतना कोई एकदम से हार्श ओपिनियन नहीं देने वाला, मैं ये देख रहा हूँ कि इसके पीछे क्या कोई स्टोरी है। अगर स्टोरी नहीं होगी तब उसके बाद भर के हम लोग अच्छे से आएंगे इसके पीछे। लेकिन पता ये चला कि ये OTC 1 नाम के पीछे जो इसको क्रिएटिवली सोचने का श्रेय जाता है वो कोई और नहीं बल्कि खुद OTC 1 रोमन रेंस ही है। तो ये जो आइडिया है, ये जो नाम है, उसके
साथ खुद रोमन रेंस ही आए हैं। तो अगली बार अगर आप OTC 1 वाले नाम का मजाक उड़ाओ तो ये सोच लेना कि भाई ये नाम जो है खुद रोमन रेंस ने खुद को ही दिया है। तो अब क्या ही बोल सकते हैं इसके बारे में और ज़्यादा। बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक कर देना, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो। देखो यहाँ पे WWE से रिलेटेड कंटेंट पिछले 8 सालों से आता है, वो भी डेली। और ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और तब तक फिर लेते रहो ज़िंदगी के मज़े।